सब सही पढ़ के आए हैं? क्या क्या लर्न करके आए? डेफिनेशंस लर्न हो गई सारी? हाँ जी, डेफिनेशंस लर्न हो गई। न्यू स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? कोमल। ये आगे की क्यों खाली है? सब पीछे पीछे, आगे आ जाओ, शिफ्ट हो। आप भी इधर आ जाए। अच्छा अच्छा, बंद, वैसे बंद है शायद अभी। अच्छा अभी की, ठीक है, हम नहीं चलाएंगे, कोई बात नहीं, आ जाओ। चलो, डेफिनेशंस लर्न हो गई आपको ऑलमोस्ट? ठीक है। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस पढ़ा था कल हमने। साइंस है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स साइंस है। हाँ साइंस तो है, बट परफेक्ट साइंस नहीं है। ठीक है, चलो। हमने क्या पढ़ा था कि इकोनॉमिक साइंस तो है बट परफेक्ट साइंस नहीं है। एक बार वापस रिवाइज करते हैं, फिर इसके नोट्स लिखेंगे। देखिए कि सब्जेक्ट को हम साइंस कब मानते हैं, क्या क्या पॉइंट्स थे, सब्जेक्ट को हम साइंस कब मानते हैं? सिस्टमैटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब साइंस एक ऐसी बॉडी होती है, या साइंस एक ऐसी सिस्टमैटाइज्ड बॉडी है जिसमें कॉज और इफेक्ट का क्या होता है? रिलेशनशिप होता है, कि कोई चीज क्यों हो रही है, उसका कॉज और इफेक्ट पड़ता है अपन। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज केपेबल ऑफ मेजरमेंट, कि हम उनकी चीजों को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। थर्ड क्या है? उसके खुद के मेथोडोलॉजिकल अपैरेटस होते हैं। मेथोडोलॉजिकल अपैरेटस मतलब खुद के लॉज होते हैं, ठीक है। और फोर्थ क्या है? कि हम उसमें फोरकास्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर साइंस होती है तो ये सारे फीचर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो हमने देखा था कि साइंस के जैसे हमारे इकोनॉमिक्स में कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप होना मतलब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था हमने, कि क्यों प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब पहला वाला पॉइंट जो है वो साइंस में जो इकोनॉमिक्स में आता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट, इट इज केपेबल ऑफ मेजरमेंट। हाँ, हम वहां पे मेजर कर सकते हैं मनी के टर्म्स में, तो उसकी खुद की मेथोडोलॉजी है, इंडक्शन और डिडक्शन। थर्ड, और उसमें खुद की मेथोडोलॉजीज में है, तो थर्ड पॉइंट भी आ गया। और फोर्थ, हम क्या कर सकते हैं? फोरकास्ट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम उसमें क्या कर सकते हैं? फोरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट परफेक्ट साइंस क्यों नहीं है? सबसे पहले लॉज एक्यूरेट नहीं है, एक्सेप्शंस होते हैं, तो लॉस को हम क्या नहीं मान सकते? एक्यूरेट नहीं मान सकते हैं। यहां पे फिजिकल साइंस जैसे हम एक्यूरेसी ऑफ इकोनॉमिक लॉस पे फोकस नहीं कर सकते। ये पहला पॉइंट है कि परफेक्ट साइंस क्यों नहीं है, एक्यूरेसी ऑफ इकोनॉमिक लॉस नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? कि यूनिफॉर्म ओपिनियन नहीं है अबाउट अ पर्टिकुलर इवेंट। सारे इकोनॉमिस्ट एक ही बात नहीं सोचते हैं, सब इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं? अलग अलग बात डिलीवर करते हैं। तो यूनिफॉर्म ओपिनियन नहीं है अबाउट अ पर्टिकुलर इवेंट। और थर्ड पॉइंट क्या है? क्योंकि इकोनॉमिक प्रोसेस में ह्यूमन एजेंसी को इन्वॉल्व करते हैं, तो उनके जो बिहेवियर और अडेप्टेशंस हैं उनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये तीन पॉइंट्स हैं, इसकी वजह से इकोनॉमिक्स क्या नहीं है? परफेक्ट साइंस नहीं है, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? साइंस और परफेक्ट साइंस में कोई दिक्कत? ठीक है। अभी आपको जब इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट पढ़ेंगे तो वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो, पहले इसको लिखते हैं, फिर इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट पढ़ेंगे।
लिख लिया, ठीक है। माही हो गया। चले, चले। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, कि इकोनॉमिक्स को हम आर्ट मान सकते हैं क्या। ठीक है। इकोनॉमिक्स इज कंसीडर्ड एज एन आर्ट। इकोनॉमिक को हम आर्ट क्यों मानते हैं? बिकॉज इट टेल्स अस हाउ टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। ये हम स्टार्टिंग में ही बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स इसके लिए ही बात करता है कि हम कोई ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं, हाउ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कीन्स, आर्ट क्या होता है? आर्ट एक सिस्टम ऑफ रूल्स है। ठीक है। आर्ट क्या है? एक सिस्टम ऑफ रूल्स है जिससे आप अपने एंड्स को अचीव कर सकते हो। आर्ट क्या है? एक सिस्टम ऑफ रूल्स है जिसमें आप अपने गोल को या एंड्स को क्या कर सकते हो? अचीव कर सकते हो। और ऊपर भी उन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक्स को हमने आर्ट क्यों माना? क्योंकि इकोनॉमिक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स हेल्प इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट make decision to solve economic problem and achieve goals such as production, consumption and investment। कि इकोनॉमिक्स ने इंडिविजुअल और गवर्नमेंट को हेल्प किया कि वो क्या लें? डिसीजंस लें और प्रॉब्लम्स को क्या करें? सॉल्व करें। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, कि जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करना है। आपने सुना होगा व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, दैट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। और गवर्नमेंट उन्हीं को तो सॉल्व करती है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, वही तो सॉल्व कर रही है। तो इंडिविजुअल और गवर्नमेंट डिसीजन देते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और उनसे उनको क्या गोल अचीव करना होता है? प्रोडक्शन का गोल अचीव करना है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का गोल अचीव करना है। तो क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमें गोल्स अचीव करने हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स क्या बन गई? आर्ट बन गई। ठीक है। इकोनॉमिक लॉज आर यूज्ड एट बोथ इंडिविजुअल एंड नेशनल लेवल। वो तो हमें पता ही है कि इकोनॉमिक लॉज को हम माइक्रो लेवल पे भी यूज करते हैं और मैक्रो लेवल पे भी यूज करते हैं। तो माइक्रो लेवल इज फॉर इंडिविजुअल्स एंड मैक्रो लेवल इज फॉर नेशन टू गाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड पॉलिसी। व्हाइल साइंस प्रोवाइड थियोरेटिकल नॉलेज, साइंस क्या देती है? थियोरेटिकल नॉलेज देती है। बट आर्ट किस पे फोकस करता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे फोकस करता है। आर्ट किस पे फोकस करता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे फोकस करता है। ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफर्ड प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू रियल लाइफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि इकोनॉमिक्स जो है ना वो रियल लाइफ के बारे में बात करती है। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को रियल लाइफ प्रैक्टिकल सोल्यूशन से क्या करती है? सॉल्व करती है, विच मेक्स इट एन आर्ट। ठीक है। देयरफॉर इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है। इट इज साइंस इन इट्स मेथड एंड थ्योरीज एंड आर्ट्स इन इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। बात समझ में आई? एक बार वापस रिवाइज करते हैं। क्या बोला कि इकोनॉमिक्स को हमने आर्ट क्यों माना? क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में गोल्स अचीव करने की बात करते हैं। ठीक है। आर्ट क्या होता है? एक सिस्टम ऑफ रूल्स है जो जिससे हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, एंड्स तक पहुंच सके। ठीक है। इकोनॉमिक्स हेल्प करता है इंडिविजुअल और गवर्नमेंट को कि आप डिसीजंस लो और उन डिसीजन से आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो एंड अचीव गोल्स सच एज प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक लॉस को आप इंडिविजुअल पे भी फोकस कर सकते हो और नेशनल लेवल पे भी फोकस कर सकते हो और एक्टिविटीज और पॉलिसीज बना सकते हो। साइंस हमको क्या देती है? थियोरेटिकल नॉलेज, और आर्ट हमको क्या देता है? प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है। उसके बाद में बोला कि इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। इट इज साइंस इन इट्स मेथड्स एंड आर्ट इन इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब हो सकता है आपको ये क्वेश्चन पूछ ले 5 मार्क्स में, क्या साइंस आर्ट है? और सॉरी, डज इकोनॉमिक्स इज इन साइंस और आर्ट? तो अब आप क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म करोगे? आप लिखोगे यस इकोनॉमिक्स इज इन साइंस एंड आर्ट। उसके बाद में आप पहले साइंस के पॉइंट्स लिखोगे कि किसी भी चीज को हम साइंस क्यों मानते हैं।
हमने 4 पॉइंट्स पढ़े, उसके बाद में हर 4 पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे जो अपन ने लिखा पॉइंट वाइज। मैंने तो सीधे पॉइंट्स ही लिखवाए हैं, कॉज एंड इफेक्ट है क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड है, मेथोडोलॉजी है, खुद मेजरमेंट कर सकते हैं और फोरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नीचे एक बहुत छोटी सी लाइन लिखोगे कि इकोनॉमिक्स को हम परफेक्ट साइंस नहीं कहते, वो 3 पॉइंट्स लिख दिए। उन पॉइंट्स को समझाना नहीं है, बस लिखा इकोनॉमिक्स इज नॉट कॉल्ड एज परफेक्ट साइंस बिकॉज ऑफ दीज 3 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद में हम नीचे आते हैं इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट में। अब सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आर्ट की डेफिनेशन लिखोगे कि आर्ट होता क्या है। आर्ट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ गिवन एंड। उसके बाद में आप लिखोगे कि इकोनॉमिक्स को हम आर्ट मानते हैं क्योंकि हम उसमें ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, प्रोडक्शन और कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट अचीव कर सके। पॉइंट आ गया। लास्ट में पैराग्राफ चेंज करके आप लिखोगे कि साइंस थ्योरेटिकल नॉलेज देता है, आर्ट फोकस करता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे, इसलिए हम इकोनॉमिक्स को साइंस भी मान सकते हैं और आर्ट भी मान सकते हैं, बिकॉज साइंस इन इट्स मेथड एंड आर्ट इन इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आपका फॉर्मेट आंसर का ये रहे। आपको आंसर ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ लिख दिया और कहीं कुछ लिख दिया, आपका एक फॉर्मेट होता है आंसर का, क्योंकि आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन शुड ऑलमोस्ट कवर योर 1.5 पेज। आप उसको 2 भी कर सकते हो, बट इतना तो होना ही चाहिए क्योंकि आपका लेंथ दिखना चाहिए कि हाँ आपने कुछ लिखा है इसमें। और की पॉइंट्स देखो, मार्क्स जब भी अपन आंसर की बात करते हैं तो उसमें जब तक आपके की पॉइंट्स नहीं होते या कीवर्ड्स नहीं होते ना, सामने वाला टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा। आपके अगर क्वेश्चन में उनको 4-5 कीवर्ड्स भी दिख गए ना कि बच्चे ने ये यूज किए हैं, वो देख के मार्क्स दे देंगे, बट वो की पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे अपन को। अपन ऐसा नहीं है कि खुद के मन से बना के, तो मैं अगर मेरे को ये समझ में आ गया तो आप लोग बहुत इजीली खुद के मन से बना के लिख सकते हो, यू आर वेरी प्रो इन इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है, बट की पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि एज इट इज रटो, बट की पॉइंट्स याद रखिए। एज इट इज रटना तो पॉसिबल भी नहीं है, अब अपन इतने छोटे नहीं है कि और इतनी बड़ी इकोनॉमिक्स हम पूरा एज इट इज नहीं कर, बस की पॉइंट्स ध्यान रखने कि ये की पॉइंट्स तो हमें डालने ही, ठीक है। समझ में आ गया इकोनॉमिक्स एज इन साइंस एंड आर्ट। ये जो आर्ट वाला है ये एज इट इज आप उसमें से ही पढ़ेंगे, बिकॉज इसको और छोटा नहीं कर सकते, ये खुद ही ऑलमोस्ट छोटा ही है, ठीक है। तो ये आप सीधे कंपाइलर से ही पढ़ेंगे, हो सकता है आपको कंपाइलर 2-4 दिन में मिल जाएंगे, ठीक है। चले अब हम आते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। सुना है क्या होता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स पॉजिटिव भी हो सकती है और नॉर्मेटिव भी हो सकती है, बट ये होता क्या है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव? देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, किसके साथ डील करती है? अच्छा, और नॉर्मेटिव प्रिडिक्शन, ठीक है। देखो, पॉजिटिव में हम बात करते हैं व्हाट इज, क्या हो रहा है, और नॉर्मेटिव में हम बात करते हैं व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी या व्हाट शुड बी, कुछ भी लिख सकता है। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, पॉजिटिव है नॉर्मेटिव है? पॉजिटिव है। इंडिया शुड बी अ डेवलप्ड कंट्री, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। अभी जो रियल लाइफ में सिचुएशन चल रही है दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और जो हम चाहते हैं या होना चाहिए वो क्या होती है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इन नेचर। इकोनॉमिक्स पॉजिटिव भी होती है और नॉर्मेटिव भी होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसको स्टडी करती है? फैक्ट्स, कॉजेज एंड इफेक्ट्स रिलेशनशिप को। किसको स्टडी करती है? फैक्ट्स, कॉजेज और इफेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को, विदाउट मेकिंग वैल्यू जजमेंट। क्या मैंने इसमें कोई वैल्यू जजमेंट किया कि इकोनॉमिक्स इज अ डेवलप्ड इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री? मैंने मेरा कोई वैल्यू दिया इसमें, कोई जजमेंट किया? नहीं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम कोई वैल्यू जजमेंट नहीं करते हैं, जो जैसा है मैंने वैसे बता दिया, ठीक है। हमने ये बोला कि इंडिया इज हैविंग लेस पॉवर्टी, कुछ वैल्यू जजमेंट नहीं किया मैंने, है तो है, लेस पॉवर्टी है, पहले से तो कम हो गई, तो लेस पॉवर्टी, मैंने कोई वैल्यू जजमेंट नहीं किया। मैं अगर ये बोलती कि इंडिया शुड बी अ लेस पॉवर्टी एरिया, तो मेरा वैल्यू जजमेंट है उसमें कि होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए, हो सकता है उसके हिसाब से ना होना। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम जज करते हैं उस चीज को, हम देखते हैं कि हमारे हिसाब से क्या चीज होनी चाहिए। बट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होता है कि हम जज नहीं कर रहे उस चीज को, जो है हम साफ सुथरा एक तरीके से बता रहे हैं,
एक्सेप्टेंस होती है कि हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास, अभी जो चल रहा है उसको मेरे को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना, मेरे पास ऑप्शन क्या है? अगर इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, है तो है जो चीज, ठीक है। तो विदाउट मेकिंग वैल्यू एक्सेप्टेंस इट एक्सप्लेन्स व्हाट इज इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या चल रहा है। According to Lionel Robbins, economics study economic decisions as facts and remain neutral about whether those decisions are good and bad. मैंने बोला इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, मैंने क्या बोला कि अच्छा है या बुरा है? नहीं बोला ना, हम कोई वैल्यू जज नहीं कर रहे कि अच्छा है या बुरा है, हम तो बस बता रहे कि है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। इट इंक्लूड्स वैल्यू जजमेंट्स एंड सजेस्टिव पॉलिसी फॉर इंप्रूविंग इकोनॉमिक कंडीशन। आपने क्या बोला कि यहां पे वैल्यू जजमेंट्स हो रहे हैं, आप वैल्यू को जज कर रहे हो, पॉलिसी सजेस्ट कर रहे हो, जिससे आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। जैसे इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, रेजिंग वेजेस, इंप्रूविंग वेलफेयर, ये तो होगा ना आगे, हो तो नहीं रहा है, होगा आगे, तो मैंने बताया है कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो ये किसमें आ गया? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आ गया, ठीक है। देयरफॉर इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव व्हेन इट्स एक्सप्लेन इकोनॉमिक फैक्ट्स इन रिलेशनशिप एंड नॉर्मेटिव व्हेन इट सजेस्ट what economic policies should be for better social welfare। की पॉजिटिव कब होती है? जब इकोनॉमिक फैक्ट्स और रिलेशनशिप को बताती है, ठीक है। और नॉर्मेटिव कब होती है? जब ये बताती है कि सोशल वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। बात समझ में आई पॉजिटिव नॉर्मेटिव की? कोई कंफ्यूजन पॉजिटिव नॉर्मेटिव में? चलें लिखें इसको। चले, हो गया। अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, चले।
गिवन दिस वी कैन लिस्ट सम ऑफ द मेजर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। कुछ कुछ इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहली ब्रांच कौन सी है? माइक्रो एंड देन मैक्रो। अभी हम बहुत टाइम से बात कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मोटा मोटी बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी होती है? जो इंडिविजुअल को फोकस करती है, जो खाली एक पर्सन को स्टडी कर रही है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? जो पूरे नेशन को स्टडी कर रही है, पूरे सोसाइटी को स्टडी कर रही है। तो माइक्रो में क्या हो रही है? छोटे लेवल पे स्टडी कर रही है, एक इंडिविजुअल को ही खाली स्टडी कर रही है। और मैक्रो क्या हो गया? जो पूरे नेशन को स्टडी कर रही है। तो क्या बोला? माइक्रो इकोनॉमिक्स, दिस इज कंसीडर्ड टू बी द बेसिक इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल को स्टडी करना मतलब ये क्या है? एक बेसिक इकोनॉमिक्स है। माइक्रो को हम क्या बोलते हैं? बेसिक इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बी डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। ये वो ब्रांच है इकोनॉमिक एनालिसिस की जो इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है, कि इंडिविजुअल की इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी कर रहा है। अब वो कोई पर्टिकुलर हाउस होल्ड भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, और फर्म भी हो सकती है। एक पर्टिकुलर फर्म भी हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, या कोई फैमिली हो सकती है, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करें। इट इज द स्टडी ऑफ वन पर्टिकुलर यूनिट रादर देन ऑल यूनिट्स कंबाइंड। यहां पे हम खाली एक यूनिट की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? एक यूनिट की बात करते हैं, रादर देन ऑल यूनिट्स कंबाइंड। हम पूरे नेशन की बात नहीं कर रहे, हम पूरी क्लास की बात नहीं कर रहे, हम खाली किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं। वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट जब मैं पूरी क्लास की बात कर रही हूं तो मैं किसकी बात कर रही हूं? मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूं, ठीक है। द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज प्राइस एंड वैल्यू थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं? प्राइस एंड वैल्यू थ्योरी। द थ्योरी ऑफ द हाउस होल्ड, द फर्म एंड द इंडस्ट्री। ऐसी थ्योरी जिसमें हम किसकी बात करते हैं? हाउस होल्ड की बात करते हैं, फर्म की बात करते हैं, और इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोडक्शन एंड वेलफेयर थ्योरीज आर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वेराइटी। कि ज्यादातर जो प्रोडक्शन और वेलफेयर थ्योरीज होती है वो सब किसके अकॉर्डिंग होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी होती है। प्राइस वैल्यू थ्योरी इसलिए क्योंकि डिमांड और जो सप्लाईज वगैरह आते हैं ना, वो सब इसी में ही आते हैं। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो डिमांड सप्लाई पढ़ के आए थे ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ के आए थे? हाँ, माइक्रो में डिमांड सप्लाई पढ़ा हमने, मैक्रो में क्या पढ़ा हमने? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, डिमांड हमने किस में पढ़ा? माइक्रो में पढ़ा। एग्रीगेट डिमांड हमने किस में पढ़ा? मैक्रो में पढ़ा। टोटल माइक्रो डिमांड तो क्या कहती है? एक बंदे की डिमांड। मेरी डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड क्या कहता था? पूरे नेशन की डिमांड क्या है? वो एग्रीगेट डिमांड। इसलिए माइक्रो में हमने क्या पढ़ा? डिमांड पढ़ा। मैक्रो में हमने क्या पढ़ा? एग्रीगेट डिमांड पढ़ा। इसलिए उसको प्राइस वैल्यू थ्योरी कहता है, ठीक है। क्योंकि प्राइस और डिमांड वो रिलेशनशिप होता है ना, क्योंकि मेन तो माइक्रो का पार्टी क्या है? डिमांड है, इसलिए उसको प्राइस वैल्यू थ्योरी से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला? माइक्रो इकोनॉमिक की वो ब्रांच ऑफ एनालिसिस है जिसमें अपन इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते हैं। हम एक पर्टिकुलर यूनिट को स्टडी कर रहे हैं रादर देन ऑल यूनिट्स कंबाइंड, ठीक है। प्राइस एंड वैल्यू थ्योरी कहते हैं, थ्योरी ऑफ हाउस होल्ड, फर्म एंड इंडस्ट्री कहते हैं। हाँ, बट पूरा नेशन नहीं है ना, एक सिंगल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं ना। अगर हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज की बात करते तो हम मैक्रो में चले जाते हैं। मतलब हमको मैक्रो में कंट्री लेवल को फोकस करना है। हम बहुत सारी फर्म्स को निकाल के माइक्रो में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट हम नेशन को एज अ होल स्टडी करते हैं, एक पूरी यूनिट को, तो वो चीज मैक्रो में आई, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मे बी डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस विच स्टडी बिहेवियर ऑफ नॉट वन पर्टिकुलर यूनिट बट ऑल द यूनिट्स कंबाइंड टुगेदर। यहां पे हमने क्या पढ़ा? एक पर्टिकुलर यूनिट को पढ़ रहे हैं रादर देन ऑल यूनिट्स कंबाइंड, ठीक है। यहां पे हमने क्या पढ़ा? कि यहां पे हम नॉट वन पर्टिकुलर यूनिट बट ऑल द यूनिट्स कंबाइंड। बात समझ में आई? वहां पे हमने बोला एक को पढ़ रहे हैं, नॉट ऑल द यूनिट्स। यहां पे हमने बोला एक को नहीं पढ़ रहे, ऑल द यूनिट्स कंबाइंड को पढ़, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी इन एग्रीगेट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी इन एग्रीगेट्स। क्या आप टोटल में पढ़ते हो? एग्रीगेट्स में पढ़ते हो। एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ते हैं, हम वहां पे पूरे कंट्री का बजट पढ़ते हैं, हम पूरी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम पढ़ते हैं, पूरी कंट्री की जीडीपी निकाल रहे होते हैं हम वहां पे। तो हम किस पे फोकस करते हैं? एग्रीगेट्स पे फोकस करते हैं वहां पे, ठीक है। हेंस इट इज ऑफन कॉल्ड एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो को क्या कहते हैं?
प्राइस वैल्यू थ्योरी। मैक्रो को क्या कहते हैं? एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, इट इज इंडीड अ रियलिस्टिक मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिस्ट। ये सबसे ज्यादा रियलिस्टिक मेथड, कॉम्प्लिकेटेड है बट सबसे ज्यादा रियलिस्टिक किसको कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहते हैं, क्योंकि ये पूरे को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पे थोड़ी मैथमेटिक्स ज्यादा यूज होती है। इन दिस मेथड वी स्टडी हाउ द इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी इज रीच्ड कॉन्सिक्वेंट अपॉन चेंजेस इन द मैक्रो वेरिएबल्स एंड एग्रीगेट। कि यहां पे अपन देखते हैं कि इकोनॉमी कैसे इक्विलिब्रियम में आती है। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब आती है? जब डिमांड और सप्लाई मीट हो जाते हैं। Look. ये क्या है? ये डिमांड है या सप्लाई है? पक्का? कैसा रिलेशनशिप होता है डिमांड का? डाउन स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो ये क्या होगा? डिमांड। और ये क्या हो गई? सप्लाई। जहां पे ये मीट करेंगे, ये हो गई आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस और ये हो गई आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो जहां पे डिमांड और सप्लाई मीट करता है उस पॉइंट को मैं क्या कहती हूं? इक्विलिब्रियम। अब फर्म का भी हो सकता है ये इक्विलिब्रियम, इंडस्ट्री का भी हो सकता है, नेशन का भी हो सकता है, किसी का भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि यहां पे हम क्या पढ़ते हैं? इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं मैक्रो वेरिएबल्स और एग्रीगेट्स को यूज करके। द पब्लिकेशन ऑफ कीन्स जनरल थ्योरी, कीन्स ने एक जनरल थ्योरी लिखी थी 1936 में, गेव अ स्ट्रॉन्ग इम्पीटस टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट्स जस्ट अ लाइन, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन अपने आंसर में नहीं लिखेंगे। बट हाँ ठीक है, कीन्स ने एक जनरल थ्योरी लिखी थी जिसमें वो मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, बेसिक बेसिक मोटा मोटी बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है? सबसे पहले तो प्राइस वैल्यू थ्योरी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक यूनिट को स्टडी करते हैं रादर देन होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक यूनिट को स्टडी नहीं करते, पूरी इकोनॉमी पूरी नेशन को स्टडी करते हैं। और क्या एग्जाम्पल था? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट्स फोकस करते हैं। ठीक है, बस। और कोई पॉइंट था या यही पॉइंट थे? और कोई पॉइंट था? याद करो। हम एग्जांपल लिख सकते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और उधर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अगर डिफरेंस पूछ लेते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 5 पॉइंट्स तो देने पड़ेंगे ना। तो अगर क्वेश्चन में एग्जाम्पल अगर पूछ लेते हैं तो अपन ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को बेसिक कहते हैं या मैक्रो को कहते हैं? माइक्रो इज अ बेसिक इकोनॉमिक्स और मैक्रो इज अ बेसिक इकोनॉमिक्स। मैक्रो इज अ बेसिक इकोनॉमिक्स और माइक्रो इज अ बेसिक इकोनॉमिक्स। माइक्रो इज अ बेसिक इकोनॉमिक्स।
5 पॉइंट हो गए हैं, ये 4 पॉइंट और ऑल्सो नोन एज, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स हो गए हैं आपके। अगर क्वेश्चन आता है डिफरेंस का तो आप 5 पॉइंट्स लिख सकते हो। और अगर डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो डिफरेंस हमेशा टेबल में ही जाएगा, आप ऊपर नीचे डिफरेंस नहीं लिखेंगे, ठीक है। डिफरेंस हमेशा टेबल में जाएगा। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, इट इज बेसिक इकोनॉमिक्स, इसके डिफरेंस के साथ अपन मैक्रो में लिखेंगे इट स्टडीज एग्रीगेट्स, ठीक है। वो बेसिक है और ये एग्रीगेट्स को स्टडी करता है। में एक और मेथड पॉइंट लिखना है ना, इट इज अ रियलिस्टिक मेथड। involves lots of approaches. Lots of mathematical calculation. तुम लोगों का सबका ग्रेजुएशन चल रहा होगा ना, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया होगा, तुम्हारा लोगों का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, तुम तो अभी स्टार्ट करोगे। चले, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या कहता है? As the countries of modern world are realizing the significance of trade and commerce with other countries, the role of international economics is getting more and more significant nowadays. एक बात बताओ, बिना एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के कोई कंट्री चल सकती है? नहीं। फॉरेन एक्सचेंज तो चाहिए हमें, फॉरेन एक्सचेंज के बिना तो हम चल ही नहीं सकते। तो इन्होंने क्या बोला कि क्योंकि कंट्रीज आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में है और उनको पता है कि हमें
इंटरनेशनल ट्रेड तो करना ही पड़ेगा, इंटरनेशनल कॉमर्स यूज करना पड़ेगा, तो उसके वजह से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी आजकल बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गई है। बस इसमें यही पॉइंट जाएगा क्योंकि मॉडर्न ट्रेड आ गया है और मॉडर्न जो भी कंट्रीज हैं उनको पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या होती जा रही है, सिग्निफिकेंट होती जा रही है। ठीक है, वैसे चांसेस कम है कि आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, तभी आपको ये पॉइंट लिखने होंगे। मोटा मोटी इसमें से यही क्वेश्चन बन सकता है कि माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस बता दो। ठीक है, तो बस आपको पॉइंट्स ध्यान रखने की कौन से इकोनॉमिक्स होती है। 5 नंबर का क्वेश्चन बनने के चांसेस स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स से तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों से कैसे पैसा ले रही है या फिर लोगों के ऊपर या पब्लिक के ऊपर कैसे वो पैसे को स्पेंड कर रही है। ठीक है, दैट इज पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस क्या कहता है कि जो 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया था, ये डिप्रेशन क्या होता है, इकोनॉमिक्स की स्टेज में बताना, साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहा मैं यहाँ पे। कौन सा क्राइसिस, अच्छा, और डिफ्लेशन आ गया था। एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, प्राइसेस बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज डिफ्लेशन। ठीक है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग स्पेंड नहीं कर पा रहे, दैट इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन से और ज्यादा कंडीशन नीचे चले जाना, दैट इज डिप्रेशन। पैसा भी नहीं है, काम भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग खरीदेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं तो लोग सप्लाई क्यों करेगा, सप्लाई नहीं होगी तो वो लोग सामान क्यों बनाएंगे, और सामान नहीं बनाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, तो मेरे पास पैसा भी नहीं है और मुझे जॉब भी नहीं मिल रही। तो डिफ्लेशन से नीचे वाली कंडीशन पे अपन और आते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। ये कब आया था, 1930s में आया था। ग्रेट डिप्रेशन कब आया था, 1930s में आया था। उस टाइम पता चला कि रियलाइजेशन ऑफ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन स्टेबिलाइजिंग द इकोनॉमी ग्रोथ बिसाइड द अदर ऑब्जेक्टिव। देखो सुनो, इसकी कहानी बताती हूँ मैं तुम्हें। पहले कीन्स को क्या लगता था ना कि जो इकोनॉमिक्स, जो हमारी इकोनॉमी है ना, वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से खुद ही इक्विलिब्रियम में आ जाती है। मतलब कि कुछ भी कंडीशन होगी, इकोनॉमी धीरे धीरे करते करते खुद ही इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। एग्रीगेट डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे होते मैच हो जाएगा और इकोनॉमी खुद ही क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। बट जब ग्रेट डिप्रेशन आया 1930s में, तो सब इकोनॉमिस्ट को लगा कि नहीं यार, खुद तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकती। इस कंडीशन में पहुंचने के बाद में, डिप्रेशन में पहुंचने के बाद में इकोनॉमी खुद कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकती है, लोग वापस नहीं उठ पाएंगे। उस टाइम पे गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को डिसीजंस लेने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को पुअर लोगों के लिए स्कीम्स लानी पड़ेगी, इंटरनेशनल ट्रेड को ग्रोथ देनी पड़ेगी, तब ही जाके वापस इकोनॉमी स्टेबलाइज हो सकती है, नहीं तो इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं हो सकती। तो अगर हम ये कहते हैं कि इकोनॉमी हमेशा खुद इक्विलिब्रियम में आ जाती है, नहीं, दिस इज अ मिथ कि इकोनॉमी खुद इक्विलिब्रियम में आ जाती है। इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में लाना पड़ता है, और वो लाता कौन है, गवर्नमेंट लाता है। ठीक है, वो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में लाता कौन है, गवर्नमेंट लेकर आती है। तो इन्होंने क्या बोला कि जब ग्रेट डिप्रेशन आया तब पता चला कि गवर्नमेंट का रोल क्या है। ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन स्टेबिलाइजिंग, ये इन के बीच में गैप है, इन स्टेबिलाइजिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी को स्टेबिलाइज करने में गवर्नमेंट का क्या रोल है बिसाइड अदर ऑब्जेक्टिव। देखो, गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव तो होता है कि वो रिसोर्सेज को ढंग से एलोकेट करे। रिसोर्सेज को एलोकेट करना मतलब रिच और पुअर के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करे। रीडिस्ट्रीब्यूटर, आपने दो चीजें सुनी होगी, प्रोग्रेसिव टैक्सेस और रिग्रेसिव टैक्सेस। प्रोग्रेसिव टैक्सेस किसको कहते हैं, जिनकी जितनी ज्यादा इनकम है वो उतना ज्यादा टैक्स दे, तो इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ही तो कहते हैं कि जिसके पास नहीं है उसको देना और जिसके पास ज्यादा है उससे लेना, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, तो गवर्नमेंट की ये काम तो है ही कि गवर्नमेंट एलोकेशन कर रही है रिसोर्सेज का, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रही है इनकम का, बट गवर्नमेंट का एक और काम है। क्या काम है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना। क्या करना, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, क्योंकि इकोनॉमी खुद इक्विलिब्रियम में नहीं आती है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना पड़ता है और इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में
लाना पड़ता है। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या बोला, देयरफॉर इसके लिए एक पूरी ब्रांच बनाई हुई है जिसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, फिजिकल इकोनॉमिक्स बोलते हैं, हैज इमर्ज टू एनालाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट का क्या रोल है, वो किससे सीखा हमने, पब्लिक फाइनेंस से सीखा हमने। ठीक है, अर्लियर द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव्ड इन द लेजर स्फीयर इकोनॉमी। व्हाट इज दिस लेजर स्फीयर इकोनॉमी? फ्री रूल। ठीक है, डिमांड और सप्लाई पे छोड़ दिया लोगों को पहले। अभी तो मैंने बोला कि कीन्स को पहले लगता था कि भाई डिमांड और सप्लाई की वजह से छोड़ दो, आराम से सब सेट हो जाएगा, बट बाद में उनको पता चला कि नहीं, गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें हम डिमांड और सप्लाई के हिसाब से भी चलते हैं और गवर्नमेंट भी अपना काम करता है। बात समझ में आई? आप लोगों ने बजट जब 12th क्लास में पढ़ा होता, एक मैनेज फ्लोटिंग पढ़ी होगी, कुछ सुना मैनेज फ्लोटिंग जैसा? क्या? हम क्या बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, सॉरी बजट नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रेट में हमारे यहाँ पे क्या है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मतलब डिमांड सप्लाई के हिसाब से डॉलर की रुपीज आते हैं, मतलब कि $1 हमें कितने रुपए में मिलेगा, वो फ्लोटिंग के जितना डिमांड सप्लाई होगा उसके हिसाब से ऊपर नीचे चलता रहता है। बट कहीं पे अगर आरबीआई को लगता है कि मेरा घुसना जरूरी है, तो आरबीआई घुसता है और उसको एक्सचेंज रेट को क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं कि वैसे तो डिमांड सप्लाई के ऊपर ही चल रहा है, हम चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इकोनॉमी को, डिमांड सप्लाई, बट जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि अब मुझे कंट्री को स्टेबलाइज करने की जरूरत है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की जरूरत है, तो गवर्नमेंट आ जाता है। इसलिए हमारी इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। और उस टाइम पे उन इकोनॉमिस्ट को ये फील हुआ था कि खाली आप डिमांड सप्लाई के भरोसे नहीं छोड़ सकते हो, आपको उनको स्टेबल करने के लिए किसको लाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को लाना ही पड़ेगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? पब्लिक फाइनेंस इज क्लियर टू यू? पब्लिक फाइनेंस क्या करता है, गवर्नमेंट इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए हेल्प करती है, और उस ब्रांच को क्या कहते हैं, पब्लिक फाइनेंस के। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्या कहती है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेनी कंट्रीज गॉट फ्रीडम फ्रॉम देयर कॉलोनियल रूल, तो उनकी इकोनॉमीज को अलग अलग ट्रीटमेंट चाहिए था ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत सारी इकोनॉमीज क्या हो गई थी, कॉलोनियल रूल से इंडिपेंडेंट हो गई थी, इंडिपेंडेंस हो गई थी बहुत सारी कंट्रीज की, तो उनको ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज चाहिए थी कि कैसे कैसे हमें क्या चाहिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए। तो इसके लिए नई ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स आई जिसका नाम क्या था, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स। इट इज जस्ट कि आप लोगों को पता होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में, तो ये दे रखी है, अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इसमें कुछ इंपॉर्टेंस नहीं लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ इकोनॉमिक्स। हेल्थ इकोनॉमिक्स क्या कहता है, एक नया रियलाइजेशन इमर्ज हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, ग्रोथ की बात करते हैं, तो हेल्थ इकोनॉमिक्स भी आजकल बहुत ज्यादा वाइड मोमेंटम गेन कर रही है, और ऐसे ही एजुकेशनल इकोनॉमिक्स भी मोमेंटम गेन कर रही है। मतलब अगर मैं हेल्थ के बारे में बात करूं तो उसको हेल्थ के इकोनॉमिक्स का नाम दे दिया, और अगर मैं एजुकेशन के बारे में बात करूं तो उसको क्या नाम दे दिया, एजुकेशन का नाम, इकोनॉमिक्स का नाम दे दिया। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या कहती है, अनचेक्ड एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट केयरिंग फॉर नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस तो कर रहे हैं, बट हम ना तो नेचुरल रिसोर्स पे फोकस कर रहे हैं, ना इकोलॉजिकल बैलेंस पे फोकस कर रहे हैं, हम खाली बस ग्रोथ करते जा रहे हैं। क्या ऐसी ग्रोथ करना अच्छा है जिसमें हम हमारे नेचुरल रिसोर्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं या इकोलॉजिकल बैलेंस पे फोकस नहीं कर रहे हैं? क्या वो सही है? नहीं। तो उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को अब नया चैलेंज हो रहा है एनवायरमेंटल साइड से। Therefore, environmental economics has emerged as one of the major branches of economics। इसलिए अब लोगों को सिखाया जा रहा है कि अगर आपको बिजनेस करना है करो, आपको ट्रेड करना है करो, बट आपको सोसाइटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अर्बन एंड रूरल इकोनॉमिक्स। अर्बन एंड रूरल इकोनॉमिक्स क्या कहता है, रोल ऑफ लोकेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक अटेनमेंट्स। कि लोकेशन का जो रोल होता है वो थोड़ा इकोनॉमिक अटेनमेंट से इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी डिबेट्स हुई है अर्बन और रूरल्स में। Therefore, economists have realized there should be a specific focus on urban and rural areas. Everybody knows what are urban areas and what are rural areas. Urban areas are cities and rural areas are villages. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, तो एक एक्सपेंशन हुआ ब्रांच का, अर्बन इकोनॉमिक्स और रूरल इकोनॉमिक्स। सिमिलरली
रीजनल इकोनॉमिक्स को भी लेकर आए कि ज्योग्राफिकल इनइक्वालिटीज के लिए। देयर आर मेनी अदर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स जो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में आती है, जैसे वेलफेयर है, मॉनेटरी है, एनर्जी इकोनॉमिक्स है, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स है, डेमोग्राफिक है, लेबर है, एग्रीकल्चर है, जेंडर, इकोनॉमिक प्लानिंग, बहुत सारी तरीके की इकोनॉमिक्स है, बट हमें इतना नहीं पढ़ना और हमारे काम का भी नहीं है। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमको जो 4-5 इकोनॉमिक्स दे रखी है मोटा मोटी हमें उस पर ध्यान रखना है। तो आपको इसमें से क्या क्या पढ़ना है? माइक्रो, मैक्रो, पब्लिक फाइनेंस, दैट्स इट। औरों को बस एक बार रीड करना और खत्म करना, ठीक है? चलें आगे, वो तो है टाइम। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम बस अभी लास्ट टॉपिक है, उसके बाद में डिमांड सप्लाई चालू हो जाएगा, ठीक है? वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम क्या कहता है कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? एक सेट ऑफ अरेंजमेंट और इंस्टीट्यूशंस है जो सोसाइटी के टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? एक सेट ऑफ अरेंजमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस है जो सोसाइटी के दो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है, ठीक है? इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंश्योरिंग द इकोनॉमिक यूज, कि एक तो रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाए और दूसरा उनको हम ढंग से इकोनॉमिकली यूज कर ले। दो ऑब्जेक्टिव है, एक तो हमको अवेलेबल हो जाए, एक हम उसको क्या कर ले? ढंग से यूज करें। कैसे यूज करें? एफिशिएंटली यूज करें, ठीक है? इकोनॉमिक यूज मतलब एफिशिएंटली यूज करें। It is well known that economic system as created by different societies differ from each other, कि जो इकोनॉमिक सिस्टम्स है जो अलग अलग सोसाइटीज ने बनाए हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे से डिफर करते हैं। द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इवन अ गिवन सोसाइटी कीप्स इवॉल्विंग एंड चेंजिंग ओवर टाइम, पार्शली ऑन अकाउंट ऑफ ऑनगोइंग एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी टू मीट द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, की जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि सोसाइटी जो है वो स्कार्सिटी की नीड को क्या करना चाहती है? स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है। ब्रॉडली स्पीकिंग कि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं ना, ये पर कैपिटा इनकम पे बेस्ड होते हैं, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स पे बेस्ड होते हैं कि इंडिविजुअल्स अपने रिसोर्सेज कैसे स्पेंड करना चाहते हैं और स्कार्सिटी कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, उसके हिसाब से इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड है। बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम में 3 तरीके की इकोनॉमीज होती हैं, हमने पढ़ी हुई है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड। कैपिटलिस्टिक बोले तो कौन सी होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी? मार्केट इकोनॉमी, जिसमें हम मार्केट डिमांड फोर्सेस पे, मार्केट फोर्सेस पे सब चीजें छोड़ देते हैं डिमांड सप्लाई पे, ठीक है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी कौन सी होती है? गवर्नमेंट करेगा सब कुछ, सब हमारा भगवान कौन है? गवर्नमेंट है, जो उसको जैसे करना होगा वो करेगा। और मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसमें गवर्नमेंट भी होती है और मार्केट फोर्सेस भी होता है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या चाहेगा? भाई उसको कोई मतलब नहीं है, कोई भूखा सो रहा है, किसी के पास घर है या नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। वो कैसी इकोनॉमी है? जो प्रॉफिट करेगी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी किस पे फोकस करती है? वेलफेयर पे। उन्हें प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, लॉस में जा रहे हैं तो ठीक है, हमें किस पे फोकस करना है? किस पे फोकस करना है? वेलफेयर पे फोकस करना है। और मिक्स्ड इकोनॉमी प्रॉफिट को भी लेकर चलती है और वेलफेयर को भी लेकर चलती है, ठीक है? कोई ये मार्केट इकोनॉमी का एग्जांपल दे सकता है? कौन सी है मार्केट इकोनॉमी? चाइना भी पहले मार्केट इकोनॉमी थी। ये सब मार्केट इकोनॉमीज है, इन्हें सोशल वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं होता, बट वहां के स्टैंडर्ड भी इतने बड़े हैं कि वहां पे वेलफेयर हो जाता है, वहां पे ऑलमोस्ट, बट उनकी कैटेगरीज डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि एक बंदा यहाँ पे जिसके पास कार है उसको हम रिच घोषित कर देते हैं, बट वहां पे जिसके पास कार है ना, वो एक बेसिक नेसेसिटी है, वहां पे हम कार वाले बंदे को रिच नहीं कह सकते, वो क्योंकि वो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ के क्या क्या स्टैंडर्ड है, सिंस वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, ठीक है? तो डिफर करता है वो चीजें। तो मोटा मोटी हम कल यही पढ़ेंगे कि तीनों इकोनॉमीज होती है, और होप सो, आई एम अज्यूमिंग कि कल हम डिमांड सप्लाई शुरू कर देंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे तो हमारा कोर्स बड़ा मुश्किल होगा। तो कल हम अज्यूम कर रहे हैं कि डिमांड सप्लाई शुरू कर ही दें। कल वाला क्वेश्चन मैं भूलती नहीं हूँ, हाँ बोलो। There are limited resources, but there are unlimited potential to use. Exactly. So
if you use a particular resource, तो one time one use नहीं आएगा. जैसे मैंने बोला था कि चेयर, मैं चेयर यहीं पे यूज कर सकती हूँ, मैं कहीं और यूज नहीं कर सकती. हाँ If I मतलब जैसे आपने वो 2000 का जो आपने हाँ. उसका उसकी मल्टीपल यूजेस है. हाँ. उसको एक जगह पे करके तो एक ही जगह पे करूंगी. मैं 500 को अगर वही यूज करूँ तो मैं 500 को वही यूज कर सकती हूँ, और तो कहीं पे यूज नहीं कर सकती ना उस 500 को. तो उसका मतलब क्या होता है? म्यूचुअल वो वर्ड म्यूचुअल. हाँ, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, पर मैं एक ही जगह उसको यूज कर सकती हूँ. रिसोर्सेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बट मैं उसको क्या कर सकती हूँ? एक ही जगह यूज कर सकती हूँ. वन टाइम वन यूज. ऑब्वियसली बात है ना, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं कहीं दूसरी जगह कैसे हो सकती हूँ? मैं यही हो सकती हूँ. मैं दूसरी जगह पे हो सकती हूँ, मेरी आत्मा तो जाएगी नहीं उधर, तो मैं यही हो सकती हूँ. अगर आत्मा चली गई तो लोग डर जाएंगे. तो इसलिए म्यूचुअल रिसोर्सेज एक ही जगह ठीक है.